नमस्कार, न्यूज़ वन इंडिया के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत। आप देख रहे हैं खास बात अर्चना कौशल के साथ, जिसमें आज एक खास बात हम करने वाले हैं। लेकिन उससे पहले एक कप फ्रेश चाय पी लेते हैं, क्योंकि मुझे लगता है कि चाय दिन भर की थकान मिटा देती है। और चाय, आम टी लवर, चाय मेरा प्यार है। मुझे लगता है बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जिन्हें चाय पसंद है। कभी कभी ऐसे लगता है कि खुद की चाय की टपरी हो ना, तो जब जी चाहे तब जाकर वहाँ से चाय पी लो। लेकिन आपने कभी सोचा है कि चाय की टपरी चलाने वाला ये सोचता होगा कि मैं चाय की टपरी ना चलाता, काश मैं देश चलाता। सोचना और इसको सुनना थोड़ा सा मजाकिया लगता होगा, और शायद ही कोई चाय वाला ऐसा सोचता भी होगा। लेकिन एक शख्सियत ऐसी है जिसने ये सोचा और चाय बेचते बेचते आज देश चला रहा है। मैं बात कर रही हूँ हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की। नरेंद्र मोदी ने कैसे शून्य से कैसे अपना सफ़र शुरू किया और कैसे वो लगातार शिखर तक पहुँचे, उसको लेकर तमाम बात करेंगे। लेकिन उससे पहले ये समझेंगे कि आखिर एक चाय वाले के दिमाग में या उसके जहन में ये कैसे आया कि मैं भी देश चला सकता हूँ। क्या कभी उन्होंने ये कल्पना की होगी, कभी ये सोचा होगा? क्योंकि शायद हम तो अपनी नौकरी करते हैं, थोड़ा ज़्यादा पैसा कमा लें, इससे आगे सोच नहीं पाते। और अगर कोई सोच भी ले और बता भी दे तो लोग मजाक उड़ाने लग जाएंगे कि अरे भैया ये क्या सोच रहे हो। लेकिन वो कर दिखाया नरेंद्र मोदी ने। लेकिन आज इस खास बात में उनके जीवन की कुछ खास बातें आपको बताएंगी कि आखिर जो नरेंद्र मोदी हैं उनका बचपन कैसा था, फिर कैसे उनके इस राजनीतिक करियर की शुरुआत हुई और कैसे उन्होंने अपने देश ही नहीं बल्कि विदेश में अपने नाम का डंका बजवाया। ये हमारे बीच में एक बहुत बड़ी शख्सियत हैं और ये सबके लिए आज के समय में प्रेरणा भी हैं। तो अगर बात की जाए नरेंद्र मोदी की, जब वो प्रधानमंत्री नहीं थे, अगर उससे पहले की अगर हम उनकी बात करें तो शायद आज़ादी के 3 साल बाद 17 सितंबर 1950 को उनका जन्म हुआ। एक साधारण से परिवार में जन्मे। उनके पिता का नाम दामोदर दास मूलचंद मोदी, उनकी माता का नाम हीराबेन, और उनके भाई बहनों की अगर बात करें तो 6 भाई बहन थे, जिसमें तीसरे नंबर पर प्रधानमंत्री जिनकी आज हम चर्चा करते हैं। फिर से वापस आऊँगी क्योंकि अब तो ऐसे जहन में आ गया है, छवि ऐसी बना ली है कि प्रधानमंत्री के बिना उनका नाम लेना भी अच्छा नहीं लगता। नरेंद्र मोदी तीसरे नंबर पर आते थे अपने 6 भाई बहनों में। तो आप समझिए उन 6 भाई बहनों में एक वो शख्स कैसे आगे निकला, एक साधारण परिवार में जन्मा और उसके बाद कैसे आगे बढ़ता चला गया। और देखिए 8 साल की उम्र की जब हम बात करें, 8 साल उनकी उम्र रही होगी, उस वक्त से ही उनके विचार बिल्कुल अलग थे। और ये माना जाता है कि बाकी बच्चों से वो बहुत अलग थे हर चीज़ में। हालांकि पढ़ाई की अगर बात करें उसमें बहुत ज़्यादा होशियार ना रहे हों, लेकिन बाकी एक्टिविटी की अगर बात करें, चाहे वो एनसीसी की बात हो, चाहे वो कोई कार्यक्रम कर रहे हैं, चाहे कोई नाटकीय प्रस्तुति दे रहे हैं, हर चीज़ में उनकी दिलचस्पी रहती थी और उसको बाखूबी निभाते भी थे। स्पीच देने में उनको बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट आता था, ये कहा जाता है, जो आज देखने को भी मिलता है। तो उनकी माँ, अगर उनकी हम बात करें हीराबेन को, वो प्यार से उनको नरिया बुलाया करती थी, नरिया बुलाती थी, खूब प्यार भी उन्हें करती थी। और जब तक वो जिंदा रही हैं वो प्यार उनका दिखता रहा है हमेशा। लेकिन जो बड़ी बात है वो ये कि 1950 में वडनगर गुजरात में जन्मा साधारण परिवार में ये बच्चा कैसे बड़ा होता गया और कैसे इसकी सपनों की उड़ान और इसकी सोच बढ़ती चली गई, ये एक बहुत सोचने वाला विषय है। हालांकि बात करें तो नरेंद्र मोदी ने जब अपनी पढ़ाई शुरू की तो राजनीति शास्त्र में उन्होंने एमए की। उसके बाद धीरे धीरे उनका इंटरेस्ट बढ़ता चला गया। बचपन से ही जो दिलचस्पी उनकी नज़र आई वो संघ में नज़र आई, संघ की तरफ उनका खासा झुकाव रहा। उसके बाद उन्होंने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ में एक प्रचारक के तौर पर भी काम किया। अब उस वक्त उनकी उम्र कितनी थी? अगर बोलें तो 8 साल। 8 साल का बच्चा कितना होता है? अच्छा, आप जब 8 साल के रहे होंगे तो आप क्या सोचते होंगे? आप कुछ नहीं सोचते होंगे। मैं अपनी बात करूं तो मैं ये सोचती थी, स्कूल से आए, घर में जाके बैग रखा और बाहर खेलने चले गए।
खेल कर आए, अगले दिन फिर स्कूल जाना है, ट्यूशन जाना है, पढ़ना है, शायद हम यहाँ तक सीमित रह जाते थे। लेकिन नरेंद्र मोदी की सोच कुछ अलग थी, इसलिए शायद वो बाकियों से अलग दिखते थे, बाकी बच्चों से अलग दिखते थे। और उन्होंने जैसे अपने जीवन की शुरुआत की, नरेंद्र मोदी ने 8 साल में ही राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ में वो गए, उनके संपर्क में आए, प्रचारक के रूप में वहाँ पर खूब काम करते रहे, खूब जिम्मेदारियाँ उनको मिली क्योंकि अच्छा काम करते थे। मैंने पहले भी कहा कि जो काम करते हैं फिर उसको छोड़ते नहीं हैं, उसमें अपनी दिलचस्पी खूब दिखाते हैं। कुछ ऐसा ही नेचर था नरेंद्र मोदी का। 1971 में औपचारिक रूप से आरएसएस में शामिल हो गए और उसके बाद उन्होंने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। अच्छी बात है, जब आप कामयाब होते चले जा रहे हैं, जीवन में आगे बढ़ते चले जा रहे हैं, पीछे क्यों देखना है भैया? और कोई क्यों ही पीछे देखना चाहेगा? ये उनके ना तो उनके नेचर में था, ना उन्होंने कभी सोचा कि पीछे मुड़कर भी देखना है। और यही वजह है कि आज मोदी के नाम का डंका बजता है भैया। तो ठीक है, उसके बाद क्या हुआ? मोदी को आपातकाल ने और मजबूत किया। अब हम पहुंच गए हैं वहाँ जाकर जब बचपन से आगे बढ़ते हुए, उन कल्चर एक्टिविटी से आगे बढ़ते हुए, एनसीसी का कैडेट होने से आगे बढ़ते हुए, फिर आरएसएस में एक प्रचारक के रूप में अपनी भूमिका निभाने के बाद कैसे उनका राजनीतिक सफ़र शुरू हुआ, राजनीति में कैसे उन्होंने अपनी पकड़ बनाई, वहाँ तक की शुरुआत अब कर लेते हैं। तो हुआ क्या कि जब संघ में प्रचारक के तौर पर नरेंद्र मोदी को गुजरात भर में घूमना था, क्योंकि अच्छा काम करते थे तो खूब जिम्मेदारियां उनको मिली संघ की तरफ से। तो गुजरात में उस वक्त कांग्रेस की सरकार थी, कांग्रेस की सरकार थी। आमजन के बीच संघ अपनी प्रासंगिकता बनाने के लिए संघर्ष कर रहा था और उसी संघर्ष में संघर्ष कर रहे थे नरेंद्र मोदी। लगातार वो काम कर रहे थे क्योंकि जिम्मेदारी उन्हें मिली थी और अपनी जिम्मेदारी से पीछे हटना कभी उन्होंने सीखा नहीं। तो प्रचारक के तौर पर साल दर साल वो आगे बढ़ते रहे और अपनी नाम की पहचान बनाते रहे, भरोसा जीतते रहे। तो इसी बीच क्या हुआ, देश के प्रधानमंत्री उस वक्त थी इंदिरा गांधी। इंदिरा गांधी के खिलाफ काफ़ी गुस्सा बढ़ गया क्योंकि आपातकाल की जब बात करते हैं तो वो एक काला इतिहास माना जाता है और जब उसकी चर्चा होती है तो लोगों को गुस्सा आता है। खैर, उसमें हम नहीं जाएंगे कि उस वक्त क्या हुआ, क्या इसके पीछे की वजह रही, लेकिन वो गुस्सा नरेंद्र मोदी के अंदर भी था और वो गुस्सा बढ़ता चला गया। तो वहीं गुजरात में एक फीस बढ़ोतरी के खिलाफ भी उन्होंने छात्रों का जो विरोध हुआ था, छात्रों की ओर से जो विरोध किया गया, उसका बिगुल फूंका। तो उसमें छात्र क्रांति ने देश में जेपी की अगुवाई में एक आंदोलन शुरू किया जिसके पीछे ये माना जाता है कि संघ की एक बहुत बड़ी भूमिका रही। तो अब क्योंकि नरेंद्र मोदी तो संघ से जुड़े हुए थे ही, तो लगातार इस तरह से प्रचारक के रूप में सक्रिय होते चले गए, आगे बढ़ते चले गए। जो देश के लिए उनको बेहतर लगा वो करते चले गए। उन्होंने नहीं सोचा कि इसका परिणाम क्या होगा या क्या किया जा सकता है। तो क्या हुआ, नतीजा क्या निकला? राजनीतिक उठापटक के बाद इंदिरा गांधी ने जब देश में आपातकाल लागू कर दिया तो विपक्ष के नेताओं को जेल में डाल दिया गया, जिसमें संघ के कई वरिष्ठ पदाधिकारी थे। अब जैसे कि मैंने कहा कि उस वक्त नरेंद्र मोदी प्रचारक थे, वो प्रचार किया करते थे। अब भैया जब संघ के नेता चले गए जेल में तो वो गुस्सा और बढ़ना लाजमी था। तो फिर क्या हुआ, नरेंद्र मोदी और सक्रिय हो गए, आपातकाल के खिलाफ अपनी आवाज़ उन्होंने बुलंद रखी। और ये वही दौर था जिसने एक कार्यकर्ता के तौर पर नरेंद्र मोदी को मजबूत करने की एक अहम भूमिका निभाई। जी हाँ, उस वक्त शायद उन्होंने नहीं सोचा होगा कि ये जो मैं मेहनत कर रहा हूँ इसका आने वाले समय में क्या परिणाम होगा। एक प्रचारक के रूप में, एक संघ के कार्यकर्ता के रूप में वो काम करते चले गए, दिल से किया। वो जो गुस्सा था, वो जो जज्बा था, वो उसको दिखाते चले गए और उनका नाम बनता चला गया। फिर धीरे धीरे क्या हुआ, अपने जीवन में मोदी ने ये बताया कि आदर्श कार्यकर्ता के 4 अच्छे गुण क्या होते हैं। अब मैं वो आपके साथ साझा करूंगी। सोचिए, तब वो बड़ी बात उन्होंने की थी, लेकिन आज मैं आपको भी बताऊंगी और हो सकता है ये हमारे जीवन में भी हमारे लिए काम आ जाए। मोदी ने अपने नज़रिए से आदर्श कार्यकर्ता को परिभाषित किया। ये नरेंद्र मोदी का नज़रिया था और आप समझिएगा उस वक्त जब उनकी ये सोच रही होगी तो ये आज भी हम अपने जीवन में इसको अपना सकते हैं।
अब उन्होंने क्या 4 पक्की चीज़ें बताई, जब मैं जिक्र करूंगी तो धीरे धीरे मुझे लगता है कि उस उनकी छवि को आप उससे जोड़ते चले जाएंगे और आप समझेंगे कि इन 4 आवश्यक गुणों में वो कैसे शुरुआत से लेकर आज तक चलते रहे हैं। उन 4 गुणों की जो वकालत उन्होंने की उस पर वो खुद भी चलते रहे हैं। तो उन्होंने क्या कहा था, पग में चक्र, यानी कि सक्रिय रहो, बेकार मत बैठो। ये पहला गुण उन्होंने बताया आदर्श कार्यकर्ता का। फिर दूसरी बड़ी बात उन्होंने कही, जीभ में शक्कर, यानी कि हमेशा अच्छी बातें कहो, कड़वा मत बोलो, जिसके लिए आज भी नरेंद्र मोदी जाने जाते हैं। अगर अपने विपक्षियों को भी कुछ कहना है तो बड़ी चेहरे पर वो प्यारी सी मुस्कान और वो तंज भरे लहजे में अच्छे शब्दों से नवाजते हुए जवाब देते हैं। अक्सर हमने देखा है, कभी बहुत कम ही ऐसे मुझे लगता है उनके भाषण रहे होंगे जिसमें हमने ये देखा हो कि उनकी जो भाषा शैली है वो अच्छी नहीं है या उनके शब्दों का चयन अच्छा नहीं है। ये दूसरी चीज़ उन्होंने बताई थी। फिर उन्होंने कहा था सर पे बर्फ, तीसरा गुण एक अच्छे कार्यकर्ता का, एक आदर्श कार्यकर्ता का, यानी कि शांत दिमाग के साथ काम करो। और दिल में हाम, यानी कि दिल में हिम्मत रखो। ये 4 गुण थे जिन्होंने कहा कि एक आदर्श कार्यकर्ता के यही 4 गुण होते हैं। और मुझे लगता है कि चाहे हम कार्यकर्ता हैं या किसी संस्थान में हम काम कर रहे हैं, ये 4 चीज़ें हमें भी अपने माइंड में रखनी चाहिए। हम अपने ऑफिस में हैं और कई बार प्रेशर आ जाता है तो हमें ऐसे नहीं सोचना है कि अरे भाई मुझे ही क्यों कह दिया। शांत रहना है, फ्री नहीं बैठना है, कुछ अच्छा करते रहेंगे। खाली दिमाग शैतान का घर, तो ये भी अच्छी बात है। सही उन्होंने कहा, अच्छी बातें कहो, क्योंकि ये ज़ुबान ही है जो बताती है कि आपके साथ सामने वाले को कैसा व्यवहार करना है। प्यार से रहना है, कड़वी ज़ुबान रखोगे तो सामने वाला भी कड़वा बोलेगा। अच्छी बात है, दिमाग शांत रखना चाहिए, ये अच्छी बात उन्होंने कही। और दिल में हिम्मत होनी चाहिए, जज्बा होना चाहिए, ये एक अच्छी बात उन्होंने कही। अच्छा, 6 अप्रैल 1980 को बीजेपी का गठन हुआ, जिसमें बीजेपी ने धारा 370 की समाप्ति, अब देखिए शुरुआत से ही उनका ये नारा रहा, राम मंदिर और उसी के साथ सम्मान, नागरिक संहिता, इन मुद्दों को अपना एजेंडा बनाया। इसी एजेंडे के साथ मैदान में बीजेपी उतरी तो 1984 के लोकसभा चुनाव में उनको बेशक 2 सीटें मिली, लेकिन ये उनका एजेंडा रहा, चलता रहा और इस पे वो खरा भी उतरे। क्योंकि आपने सुना होगा, एक फिल्म का डायलॉग है, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। तो शायद कहीं ना कहीं उनका भी ये था कि अरे भैया, जब तक हमने जो एजेंडा हमने शुरुआत में अपनी पार्टी की शुरुआत में रखा उसको पूरा करना है, वो एक जज्बा था शायद। तो हुआ क्या कि बीजेपी का देश भर में जो कैडर है वो बढ़ता चला गया। बीजेपी आज जितनी बड़ी पार्टी है उतनी शुरुआत में नहीं थी, लेकिन बेशक 2 सीटें मिली, हार नहीं मानी, आगे बढ़ते चले गए, कैडर बढ़ता चला गया। तो 1986 में नरेंद्र मोदी भी उसमें शामिल हो गए। 1986 का दौर रहा जब बीजेपी में नरेंद्र मोदी शामिल हुए। हुआ क्या, अहमदाबाद नगर निगम में बीजेपी को सत्ता दिलाई। यहीं से नरेंद्र मोदी का राजनीतिक सफर शुरू हो गया। अब जो उनका राजनीतिक सफर है ना, वो बहुत ज़्यादा दिलचस्प है। हालांकि उनका बचपन तो है ही दिलचस्प, लेकिन वो बचपन से उनका वो जज्बा, लेकिन जो राजनीतिक सफ़र है उसको अगर आप सुनेंगे आपको काफ़ी मज़ा आएगा। कार्यकर्ता के तौर पर पार्टी में गए, पार्टी की खूब उन्होंने कार्यकर्ता के तौर पर पार्टी में काम उन्होंने किया, पार्टी को अच्छे परिणाम उन्होंने दिए। 1986 की अगर हम बात करें तो संघ में बीजेपी में आने के कुछ महीनों के अंदर ही मोदी ने पहली बार अहमदाबाद नगर निगम में बीजेपी को सत्ता दिलाई। अब मोदी ने कैसे दिलाई, क्योंकि भैया एक कार्यकर्ता के रूप में अच्छा काम उन्होंने किया। जो सत्ता पर बैठता है उसके पीछे उनके कार्यकर्ताओं की एक बहुत बड़ी भूमिका होती है। आज मैं एंकर हूँ, मैं खबरों को दिखा रही हूँ चैनल पर, लेकिन उसके पीछे मेरी बहुत बड़ी टीम काम करती है। और ऐसे ही नरेंद्र मोदी ने किया, अच्छे परिणाम रखे, सत्ता दिलाने में उनका बहुत बड़ा हाथ रहा। और ऐसे ऐसे राजनीतिक सफर में रफ्तार पकड़ते गए नरेंद्र मोदी। रफ्तार ऐसी पकड़ी कि उसके बाद कभी मुड़कर नहीं देखा, ना आओ देखा, ना ताओ देखा, ना पीछे देखा, बस आगे बढ़ते चले गए। उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद हुआ ये कि एक रथ यात्रा निकाली गई। उस रथ यात्रा का भी मैं जिक्र करूंगी। उसमें नरेंद्र मोदी की एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका रही। हुआ क्या,
1988 और 89 की बात मैं कर रही हूँ, यानी कि 1988 1989 की बात है। उस वक्त के दौरान नरेंद्र मोदी को गुजरात भाजपा में महासचिव की जिम्मेदारी दी गई। लेकिन मैं साथ साथ ये बता रही हूँ कि कहीं मेरी इन्फॉर्मेशन गलत ना हो। तो इसके बाद मोदी का जो सियासी सफ़र है वो तेज़ी से आगे बढ़ता चला गया। और भाई बीजेपी ने भी देखा कि ये जो शख्सियत है, ये जो इंसान है, इसमें कुछ कर गुजरने की चाह है जिस तरह से वो काम करते थे। और शायद यही वजह भी रही कि एक और बड़ी जिम्मेदारी नरेंद्र मोदी को मिल गई। अच्छा ठीक है, अब जिम्मेदारी मिली तो उन्होंने क्या किया, साल 1990 में उन्होंने लाल कृष्ण आडवाणी की रथ यात्रा के दौरान अहम भूमिका निभाई। मोदी को यात्रा के दौरान गुजरात में जाना था, तैयारी करनी थी, उसकी जिम्मेदारी उनको दे दी गई। अब गुजरात चरण की तैयारियों के लिए वो जुट गए, लग गए जी जान से। जैसे कि मैंने कहा, जो भी काम करते थे नरेंद्र मोदी, चाहे वो स्कूल टाइम की बात हो, नाटकीय की बात हो, किसी वक्ता के तौर पर उन्हें बोलना हो, तो वो शानदार तरीके से करते थे। चाहे छोटा काम हो या बड़ा, लेकिन करना उन्हें बेहतरीन तरीके से था। तो जब उनको ये जिम्मेदारी मिली, यात्रा शुरू हुई, तो हज़ारों लोगों की भीड़ सड़कों पर उतर गई। फिर हुआ क्या कि ये भी नरेंद्र मोदी की एक बड़ी भूमिका रही। फिर 1995 में नरेंद्र मोदी को भाजपा का राष्ट्रीय सचिव बना लिया गया। अब देखिए तरक्की का वो दौर धीरे धीरे कैसे बढ़ता चला गया। फिर बनी गुजरात में सरकार। जब पहली सरकार बनी, उसमें अहम भूमिका किसकी रही? नरेंद्र मोदी की। कैसे रही वो भी बता देती हूँ। नरेंद्र मोदी संगठन के सिपाही के तौर पर बेशक काम करते रहे, जिम्मेदारियां उनको भरपूर मिलती गई। सरकार के आर्किटेक्ट उनको कहा जाने लगा। आर्किटेक्चर होता है ना, घर का एक नक्शा बनाता है, उसकी किस तरह से वो दिखना चाहिए, क्या होना चाहिए। शायद पार्टी के लिए भी उन्होंने गुजरात में एक आर्किटेक्ट का ही काम किया। तो उसके बाद हुआ क्या कि नरेंद्र मोदी से सब प्रभावित होने लग गए। अब होते भी क्यों ना भैया, एक के बाद एक सफलता, कार्यकर्ता के रूप में बेहतर काम, जो जिम्मेदारियां दी उसमें बेहतर काम, तो प्रभावित होना तो बनता था। अब मैं भी अच्छा काम करूंगी तो मेरे बॉस मुझसे प्रभावित होंगे तो एक के बाद एक बड़ी जिम्मेदारी भी मिलेगी कि नहीं। आप भी ऑफिस में काम करते होंगे, तो अगर आप बेहतर प्रदर्शन करते हैं तभी तो ना आपको आगे प्रमोशन मिलता है। काम अच्छा होना चाहिए। तो ये नरेंद्र मोदी का प्रमोशन था। तो नतीजा ये रहा कि कुछ साल के बाद गुजरात बीजेपी का महामंत्री उनको बना दिया गया। अब क्या हुआ, जब महामंत्री बनाया गया तो गुजरात में बीजेपी के संगठन विस्तार को उन्होंने पंख लगा दिए। मतलब ऐसा काम किया कि बीजेपी के नाम का डंका बजने लग गया, जिसका परिणाम ये हुआ कि 1995 के विधानसभा चुनाव में जो चुनाव हुए, उसका जो नतीजा सामने आया वो तारीफ़ काबिल था। बीजेपी ने पूर्ण बहुमत प्राप्त किया। अब आप सोचिए, इसके पीछे सबसे बड़ी मेहनत किसकी थी? नरेंद्र मोदी की। और उस समय शंकर सिंह बाघेला ने मुख्यमंत्री पद की शपथ ली थी। वो बने थे मुख्यमंत्री पहली बार जब गुजरात में बीजेपी की सरकार बनी। तो संगठन ने कहा कि भैया इसके पीछे अगर सबसे बड़ा क्रेडिट किसको देना है तो वो है नरेंद्र मोदी। अब आप सोचिए, एक छोटे से पार्टी शुरू हुई, कैडर बढ़ता चला गया, जिम्मेदारियां बढ़ती चली गई, सत्ता पर बहुमत के साथ जीत हासिल करना, ये बहुत बड़ी कामयाबी है। तो धीरे धीरे ऐसे ही उनका सफ़र आगे बढ़ता रहा। फिर बात करते हैं हरियाणा राज्य की और हिमाचल प्रदेश की। वहाँ पे भी उन्होंने बीजेपी को खड़ा किया। सिर्फ वो अपने गुजरात तक सीमित नहीं रहे कि भैया ठीक है, मुझे तो गुजरात की जिम्मेदारी दे दी, मैं यही देखूंगा। नहीं, उन्होंने सिर्फ एक राज्य की, ये कहें कि सिर्फ एक राज्य की, एक स्टेट की जिम्मेदारी नहीं ली, उन्होंने पूरी बीजेपी की जिम्मेदारी ले ली कि बीजेपी जहां मुझे बोलेगी मैं वहां पर काम करने को तैयार हूं। अब मैं एंकरिंग करती हूं तो मैं सिर्फ एंकरिंग की भूमिका में रहूं ना, इसके अलावा मेरे बॉस अगर मुझे कहेंगे कि आपको पैकेज भी लिखना है, खबर भी लिखनी ही है, आपको फील्ड में भी जाना पड़ेगा, आपको सोशल मीडिया भी देखना पड़ेगा, वो तमाम चीज़ें मैं करूंगी, क्योंकि मैं सिर्फ एक एंकर की भूमिका में नहीं, मैं न्यूज़ वन इंडिया के लिए, पूरे संगठन के लिए, पूरे संस्थान के लिए काम कर रही हूँ। और यही ठाना नरेंद्र मोदी ने। अब हिमाचल और हरियाणा में क्या हुआ, जब गुजरात में बीजेपी सरकार के घटने के बाद कई कारणों से नरेंद्र मोदी की जो भूमिका है वो गुजरात में ही सीमित हो गई थी। तो फिर उसके बाद क्या हुआ, देश की राजनीति में वो सक्रिय हो गए दोबारा। नरेंद्र मोदी ने संगठन के व्यवहार के साथ साथ बंसीलाल की पार्टी हरियाणा विकास पार्टी से गठबंधन कर लिया
नतीजतन पहली बार बीजेपी हरियाणा में सत्ता में आ गई। और यही हिमाचल में भी हुआ। हिमाचल प्रदेश में नरेंद्र मोदी ने प्रेम कुमार धूमल को तराशा, जो कि अनुराग ठाकुर के पिताश्री हैं, मुख्यमंत्री रहे हिमाचल प्रदेश में। तो उन्होंने उन्हें तराशा और नरेंद्र मोदी का ये प्रयोग भी कामयाब रहा। अब बढ़ते हैं आगे और बात करते हैं जब इन तमाम जिम्मेदारियों के बाद एक बड़ी जिम्मेदारी उन्हें दी गई, जब वो बने गुजरात के मुख्यमंत्री। अब गुजरात के मुख्यमंत्री बने, उसको लेकर विस्तार में जानकारी देते हैं। नरेंद्र मोदी को अचानक गुजरात का मुख्यमंत्री क्यों बनाया गया? क्या ऐसी समस्या आई कि अब किसको बनाया जाए? हड़बड़ी थी, वजह क्या रही वो भी आपको बताऊंगी, लेकिन चेहरा रहा नरेंद्र मोदी। आपको ये बता दूं कि गुजरात ही नहीं बल्कि पूरे देश में नरेंद्र मोदी का ही चेहरा दिखने लगा। ऐसा उन्होंने काम किया, ऐसी उन्होंने अपनी छवि बनाई। साल 2001 की बात है। साल 2001 में केशुभाई पटेल ने इस्तीफा दे दिया था अपने पद से। अब भाई इस्तीफा दिया, जैसे अभी हाल ही में अरविंद केजरीवाल इस्तीफा दे रहे हैं और आतिशी मार्लेना को उन्होंने अपनी जिम्मेदारी सौंप दी है कि भाई अब आतिशी देखे। वैसे ही कुछ 2001 में हुआ। तो माना जाता है कि साल 2001 में भुज में एक भयानक भूकंप आया था। खैर दिल्ली की स्थिति अलग थी, बात सिर्फ पद में परिवर्तन की मैं कर रही थी, चेहरा परिवर्तन की। लेकिन जो 2001 में हुआ वहाँ स्थिति कुछ अलग थी। उस वक्त वहाँ पर एक भूकंप आया और उस भूकंप के दौरान कुप्रबंधन को लेकर केशुभाई पटेल को इस्तीफा देना पड़ा। कुप्रबंधन के कारण लोग नाखुश थे, नाराज़गी रही, काफ़ी सारे कारण उसके रहे उस वक्त का जो वो दौर था। तो उस समय क्या हुआ, अटल बिहारी वाजपेयी, ये भी बड़ा नाम है, उनकी पहली पसंद थे नरेंद्र मोदी। वो उन्हें बहुत पसंद करते थे, उनका काम उन्हें बहुत पसंद आता था। तो उन्होंने क्या किया कि संगठन का काम करके उस दौरान वो दिल्ली में थे। अब दिल्ली में थे और इधर दे दिया इस्तीफा। वो सोचने पर मजबूर हो गए कि भैया क्या करें। अब अटल बिहारी वाजपेयी ने सीधा फ़ोन कर दिया नरेंद्र मोदी को कि भैया अब तो दिक्कत हो गई है और अभी विकल्प के तौर पर कह लीजिए या फिर एक कार्यकर्ता के तौर पे कह लीजिए, एक अच्छे चेहरे के तौर पे कह लीजिए, एक कर्मठ कार्यकर्ता के तौर पे कह लीजिए, अभी तो नरेंद्र मोदी का नाम ही है। और तुरंत उठा के फ़ोन कर दिया नरेंद्र मोदी को। अब नरेंद्र मोदी को इसकी ज़रा भी भनक नहीं थी, क्योंकि भाई वो कहीं पर शोक मनाने के लिए पहुँचे हुए थे। अब शोक मनाने के लिए पहुँचे थे, अचानक से आ गया अटल बिहारी का फ़ोन। वो दाह संस्कार कर रहे हैं शमशान घाट में, इधर से अटल बिहारी वाजपेयी का उनको फ़ोन खनक जाता है। अब फ़ोन खनक गया तो उन्हें लगा कि भैया हुआ क्या, फ़ोन आया है तो मतलब कुछ तो गड़बड़ है। और अब जब वो फ़ोन कर रहे हैं तो वो समझ चुके थे कि भैया अब तो कुछ जिम्मेदारी दी जाने वाली है बड़ी, क्योंकि इंसान को खुद पता होता ना मैं कितना पानी में हूँ। तो जैसे फ़ोन किया वो इस बात को समझ गए। फिर अचानक से नरेंद्र मोदी को बनाया गया मुख्यमंत्री गुजरात का। पार्टी मुश्किलों से जूझ रही थी। अब कोई दमदार अगर नजर आ रहा था तो नरेंद्र मोदी, उनको मुख्यमंत्री पद की जिम्मेदारी दे दी। केशुभाई पटेल ने इस्तीफा दिया, मुख्यमंत्री के तौर पर उनको जिम्मेदारी दे दी। उस वक्त अटल बिहारी वाजपेयी ही थे जिन्होंने नरेंद्र मोदी पर ये भरोसा जताया कि यही कुछ कर सकता है भैया और यही है जो नैया पार लगा सकता है। हालांकि उम्मीदें जितनी थी उन पर शायद वो खरा उतरे। फिर साल 2002 में विधानसभा चुनाव हुए। विधानसभा चुनाव हुए तो होना क्या था, अब आप खुद सोचिए। 18 महीने तक मुख्यमंत्री रहे। फिर 2002 में जब चुनाव हुए तो गुजरात में जीत दिलाने में शायद वो कामयाब ना रहें, इस बात का शोर मचने लगा कि भैया ठीक है, अच्छा काम करते हैं, अच्छे कार्यकर्ता हैं कोई, लेकिन इतने भी तुर्रम खान नहीं है कि जीत दिला देंगे। स्थिति अच्छी नहीं है। केशुभाई पटेल के समय में जो हुआ है उस लिहाज से अभी लगता नहीं है कि कुछ कर पाएंगे इतना अच्छा। तो वो शोर भी मचने लगा। उस दौरान हुआ क्या था, गोधरा कांड, जिसमें कई लोग मारे गए थे। तकरीबन 50 से 58 लोगों की लिस्ट रही होगी और हज़ारों की संख्या में पहले जो अब गोधरा कांड हुआ तो उसको लेकर चर्चा भी होने लगी।
कि यार ये तो बड़ी डेंजर स्थिति है। गुजरात में हुई हिंसा में 1000 से ज़्यादा लोग मारे गए, जिसमें ये कहा गया कि भैया नरेंद्र मोदी ने ही सबको भड़काया है, उन पर वो दंगे भड़काने के आरोप लगे। लेकिन इन सब संशयों को नरेंद्र मोदी ने पीछे छोड़ा और जीत हासिल कर ली, लोगों का दिल जीत लिया, जिसमें वो माहिर हैं ही। उसके बाद 2007, 2012 मोदी के नेतृत्व में बीजेपी ने प्रचंड जीत हासिल की, सबके छक्के छुड़ा दिए। जनता का इतना भरपूर प्यार मिला कि उनका वोट बैंक बढ़ता ही चला गया। जो दिल्ली का सफ़र शुरू हुआ, सारे अपने जितने उनके धुर्त विरोधी रहे सबको उन्होंने पछाड़ दिया, पीछे छोड़ दिया। नरेंद्र मोदी के नाम का डंका बजने लगा कि भैया ये कोई तो है, इसमें कोई तो खास बात है। सबसे योग्य अगर कोई पाया गया तो नरेंद्र मोदी, क्योंकि हरियाणा में, हिमाचल में, गुजरात में तमाम परिस्थितियां रही, दंगे भड़के, गोधरा कांड हुआ और मुस्लिमों के बीच जो हिंसा हुई, कितने मुस्लिम भी मारे गए, हज़ारों की संख्या में मारे गए, वो सारे आरोप उन पर लगे, लेकिन उन सबको पीछे छोड़ते हुए आगे बढ़ गए। फिर 2012 की अगर बात करें तो उन्हें पीएम उम्मीदवार के तौर पर देखे जाने लगा कि भैया अगर कोई अब देश चला सकता है, कोई अगर मजबूत चेहरा हो सकता है तो वो नरेंद्र मोदी है, क्योंकि मुख्यमंत्री के तौर पर इतना शानदार प्रदर्शन किया। फिर आए 2014 के लोकसभा चुनाव। नरेंद्र मोदी ने बीजेपी उम्मीदवार के तौर पर चुनाव लड़ा, बड़ी सफलता दिलाई और नरेंद्र मोदी बन गए प्रधानमंत्री। देश की कमान हाथ में आ गई। वो 8 साल का बच्चा, टपरी पर चाय बेचने वाला बच्चा, वो कैसे चाय बेचते बेचते संघ में गया, संघ का प्रचारक बना, संघ के प्रचारक के बाद कैसे कार्यकर्ता बना, बीजेपी में शामिल हुआ, कैसे महासचिव बना, कैसे एक स्ट्रॉन्ग कार्यकर्ता के रूप में आगे आया, मुख्यमंत्री का पद लिया, मुख्यमंत्री का पद लेने के बाद प्रधानमंत्री का चेहरा बना। लोगों ने पसंद किया, उनकी पार्टी के लोगों ने पसंद किया, सब ने उन पर भरोसा जताया। फिर 2014 में चुनाव हुए तो प्रधानमंत्री बन गए। फिर साल 2019 में चुनाव हुए, 14 के बाद मोदी का जलवा बरकरार रहा। 2014 की जो मोदी लहर थी, वो लहर ऐसी चली कि ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रही थी। 2019 में भी कुछ ऐसा ही हुआ। लगातार सीटें जीतते चले गए, मैंडेट उनका बढ़ता चला गया। होता ना कि एक समय के बाद होता है कि भैया ठीक है, बहुत फेम मिल गया, नाम चमक गया, लेकिन धीरे धीरे क्या होता है कि जो इमेज है या फिर जो लोगों की पसंद है वो बदलने लग जाती है, प्रभाव थोड़ा कम हो जाता है। लेकिन नरेंद्र मोदी के समय में ऐसा नहीं हुआ। इसीलिए आज सब उनके मुरीद हैं, उनकी भाषा के मुरीद हैं, उनकी कार्यशैली के मुरीद हैं, और शायद इसीलिए एक बार फिर उन्हें प्रधानमंत्री चुना गया। तो अब लगातार तीसरी बार बन गए हैं प्रधानमंत्री। यहाँ पे थोड़ी सी चूक हो गई है कि बहुमत नहीं ला पाए, लेकिन सारे विरोधी उनके खिलाफ हो गए। तो सभी को आईना दिखाया उन्होंने, मिलकर जितनी सीटें नहीं ला पाए उतनी अकेले ले आए। तो बात में दम तो है, क्योंकि आज उनका जन्मदिन भी है। खास शख्सियत हैं, हमारे लिए प्रेरणा का स्रोत हैं। उनसे हमें सीखना चाहिए कि अपने बचपन में एक 8 साल का बच्चा कैसे अपने जीवन को शुरू करता है और कहाँ तक, किस मुकाम तक पहुँच जाता है। उनके गेटअप की भी अगर तारीफ़ करें तो लाजवाब नज़र आते हैं। संघ में जब थे सब क्लीन शेव करते थे, वो कभी दाढ़ी रखते थे। प्रधानमंत्री बने तो भी अलग अलग गेटअप में नज़र आए, कभी दाढ़ी बड़ी, कभी बाल लंबे तो छोटे, कभी मॉडर्न कपड़े। और वो धीरे धीरे जैसे जैसे समय की मांग होती है उसके साथ चलते हैं। ट्विटर पर एक्टिव रहते हैं, सोशल मीडिया पर एक्टिव रहते हैं। तो मुझे लगता है कि वो जो उनकी उम्र है वो कहीं बाधा नहीं बनती, बराबरी में चल रहे हैं। जैसे जैसे समय चाहता है परिवर्तन, और वो परिवर्तन उनमें भी नज़र आता है। शायद यही वजह है कि ब्रांड फायर नेता हैं, लोग प्यार उन्हें करते हैं, उनके मुरीद हैं, और मोदी का डंका देश से लेकर विदेशों में है। खैर, ये थी खास बात उनके इस व्यक्तित्व से जुड़ी हुई। और भी बहुत सारी चीज़ें हैं बताने के लिए, लेकिन समय कम है, और ऐसे फिर जुड़ेंगे, करेंगे एक खास बात किसी विशेष विषय पर या किसी खास खबर पर भी।
लेकिन आप लगातार हमारे साथ जुड़े रहिए, हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, हमारी वीडियो को शेयर करिए, कमेंट बॉक्स में अपनी राय लिखिए। फिर मिलेंगे खास बात अर्चना कौशल के साथ। मैं लेती हूँ चाय की चुस्की, आप भी पीजिए चाय, शायद आपके मन में भी कुछ अच्छा विचार आ जाए। प्रधानमंत्री ना बने तो कम से कम अपने संस्थान में तो कुछ अच्छा करके दिखाएंगे ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।